Good morning, students. Welcome back to the online sessions of Science Class 9. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I requested to you just avoid to go outside your home unnecessary. And if it should be necessary and have to go outside your home, use the protective face mask covers. Always be take sanitizers with you. Always be wash your hands in the regular time interval within 20 seconds. Keep a specific distance between each other. So stay home and stay safe. Now students, I'd like to be discussing about the new chapter of your syllabus of NCERT is a part of the physics, that is a chapter number 9, force and law of motion. That is chapter we have to discussing today. Now as a perspective of the physics, we have already discussing the different chapters in the earlier like motions, law of motion. These are the chapters which we discussing in the previous class. But today we are discussing about the force and specific formation of law of motion, right? So first of all, what do you mean by the force? What is the cause of force? The scientific formation. Force हम किसको कहेंगे? अभी आप खड़े हैं, आपको आगे कोई पीछे से धक्का मारे, आपके स्पेसिफिक आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, गिर जाते हैं, आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, ऐसे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. सो फोर्स इज व्हाट? इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल इफेक्ट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्शन. जब तक हमें कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल इफेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं आएगा, तब तक हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है. सो दैट इज जनरली पार्ट ऑफ द फोर्स. Force is just a one kind of the unbalanced external effect which is caused on the body, and due to that external effect there is a certain changes which can be implemented. तो जब तक हम पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल इफेक्ट या एक्सटर्नल प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो हमें उसका फीलिंग्स पता नहीं चलेगा, या कोई भी चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इट इज वन काइंड ऑफ द अनबैलेंस एक्सटर्नल इफेक्ट विच कॉज द इफेक्ट ऑफ योर बॉडी. वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है जिसके वजह से अलग अलग चेंजेस होते हैं. सो दैट इज जनरली ए सिंपल डेफिनेशन अबाउट द फोर्स. तो उसी में मैंने एक चीज लिखा है, विच इफेक्ट्स कैन बी सीन एंड ऑन द बॉडी व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्सिस्ट. किस तरह के इफेक्ट्स आपके बॉडी पे देखने को मिलेंगे जब अगर इस तरह का एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अगर आपके बॉडी पे अप्लाई होता है तो. सो इफ देयर इज अ अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द बॉडी, देयर आर सेवरल चेंजेस व्हिच कैन बी सीन ऑन टू द ऑब्जेक्ट, लाइक चेंज ऑन इट्स शेप. ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, पोजिशन ऑफ द बॉडी दैट कैन बी चेंज, state of motion that can be changed, or also velocity of the moving object can be changed. तो ऐसे सारे सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो हो सकते हैं कि पहला तो जो आपका ऑब्जेक्ट का शेप है वो चेंज हो सकता है, दूसरा उसका पोजीशन वो चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ पोजीशन वो ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है, या तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है. तो these are the different changes which can be seen when the any unbalanced external force applied any kind of effect onto the object. तो ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह का अगर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो इन चार चीज़ें को जनरली चार मेन ऑब्जर्वेशन होते हैं किसी भी बॉडी पे अप्लाइड होता है, जिसमें बॉडी का साइज चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है, या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है. दीज आर द फोर चेंजेस. चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं. सो व्हेन एनी अनबैलेंस एक्सटर्नल इफेक्ट दैट इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वी कैन सी दैट द शेप ऑफ द बॉडी चेंज. दैट इज द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन. टाइप ऑफ चेंजेस में उसका शेप चेंज हो रहा है. तो शेप चेंज हो रहा है, इफेक्ट ऑन बॉडी कैन बी अप्लाइड ऑन फोर्स ऑन इट. अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई होता है तो शेप चेंज हो रहा है. कैसे शेप चेंज होगा? नाउ शेप ऑफ बॉडी दैट कैन बी एक्सपीरियंस द फोर्स में बी चेंज. अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसके शेप के अंदर जनरली चेंजेस हो सकता है. उसका एग्जांपल क्या? विच आर द एग्जांपल्स व्हेन यू अप्लाई द फोर्स एंड इट्स शेप विल बी चेंज. उसका एग्जांपल आप ले सकते हो लाइक ऑन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग. स्प्रिंग को जैसे आप स्ट्रेच करते हो तो उसकी जो लेंथ होती है वो क्या इंक्रीज हो जाती है. द लेंथ ऑफ स्प्रिंग दैट शुड बी इंक्रीज. उसकी शेप चेंज हो गई. पहले जो नॉर्मल शेप था उसके अलावा जैसे आपने उसको स्ट्रेच किया, अपनी तरफ खींचा है तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड द ऑब्जेक्ट शेप विल बी चेंज. और मे बी ऑन प्रेसिंग द इन्फ्लेटेड बलून बिटवीन द टू पाम्स. कोई एक बलून के अंदर एयर अगर आपने फिल करके रखा, दो पाम से उसको आप प्रेस करिए, सो यू कैन चेंज द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर बलून विल बी चेंज. उसका बलून का शेप क्या होता है वो चेंज हो सकता है. सो दिस इज द वन इफेक्ट व्हेन एनी काइंड ऑफ अनबैलेंस एक्सटर्नल इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, इट्स शेप विल बी चेंज. दूसरा द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज. Position of body change by applying the force to the body may it change its position. Generally
अगर आप फोर्स अप्लाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इट मे बी चेंज इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है। चलिए उसका क्या एग्जांपल होगा, पोजीशन शेप चेंज का तो मैंने आपको समझा, पोजीशन चेंज का क्या होगा, लाइक स्पेसिफिकली ऑन पुशिंग अ बुक व्हिच इज लाइंग ऑन द टेबल। ओके, अगर टेबल पे कोई बुक पड़ा है और आप उसको पुश करते हैं तो उसका जो पोजीशन होता है, द पोजीशन ऑफ बुक विल बी चेंज, राइट। यानी आपके घर के अंदर एक छोटा सा चेयर कहीं पे रखा हुआ है, अगर आप उसको पुश करते हैं अपनी तरफ तो उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, राइट। सो व्हेन यू अप्लाई द फोर्स टू एनी ऑब्जेक्ट इट आल्सो मे बी चेंज इट्स पोजीशन, पोजीशन भी चेंज हो सकता है, लाइक दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। तीसरा है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंज, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, एक तो स्टेशनरी हो सकता है या तो मोशन के फॉर्म में हो सकता है, दैट इज ऑलरेडी वी डिस्कसिंग अर्लियर। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी चेंज, सो अ स्टेशनरी बॉडी that can be brought in a motion and a body in a form of motion that can be stopped is a form of stationary। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट अगर मोशन के फॉर्म में है इट विल कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी, या तो अगर वो स्टेशनरी फॉर्म में है इट विल कन्वर्टेड इन अ फॉर्म ऑफ मोशन। ये जनरली दो तरीके के डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। मैंने चलो उसके एक एग्जांपल लेते हैं। सो जैसे फुटबॉल है, ऑन हिटिंग अ पार्ट ऑफ द फुटबॉल लाइंग ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे अगर फुटबॉल है तो वो स्टेशनरी फॉर्म में है, दैट इज अवेलेबल इन स्टेशनरी फॉर्म, उसके अंदर कुछ भी मोशन नहीं है, बट जनरली इट कैन बी ब्रॉट इनटू द फॉर्म ऑफ मोशन बाय किक, आप उसको किक करोगे तो मोशन के फॉर्म में आ जाएगा, या बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स टू द व्हीकल्स और मे बी साइकिल इट इज जनरली फॉर्म ऑफ मोशन दैट कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी, आप उसको रोक सकते हैं। सो व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स इट आल्सो मेक चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो तीसरी मेथड उसकी होती है। फोर्थ जो है वेलोसिटी, दैट कैन बी चेंज, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। सो अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ बॉडी, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इट्स वेलोसिटी गेट्स चेंज, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के फॉर्म में है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज, यानी कि जो वेलोसिटी है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि ऑन हिटिंग द क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल को जब आप हिट करते हैं तो जिस वेलोसिटी से बॉलर बॉल डालता है उससे ज़्यादा वेलोसिटी से बॉल जो है इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और बॉलर जिस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा नहीं कि उसी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर बॉल जा सकता है। सो इट मे बी चेंज डायरेक्शन और इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इट वेलोसिटी इफ द ऑब्जेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ मूविंग। तो ये चार तरीके के डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं कि व्हाइल वी अप्लाइंग द फोर्स टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, इट जनरली shape change, it may be position change, it may be changes its moving formation, or maybe it should be change its state of motion और moving object के position को change करना। These are the four effects that can be seen when we apply the force to the particular object। तो ये चार सिचुएशन देखने को मिलते हैं। चलिए अभी इसमें एक और डिस्कशन करते हैं कि फोर्स में अगर हम डिस्कशन करें तो अलग अलग तरीके के फोर्स आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके के फोर्स के डेफिनेशंस आते हैं। दिस टाइप ऑफ डेफिनेशंस विल ऑलरेडी यू आर डिस्कसिंग इनटू द अर्लियर क्लासेस दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास। सो जस्ट वी रिवाइज व्हाट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हाट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स एंड व्हाट इज कॉल्ड एज अ फील्ड फोर्स, ये दोनों के बारे में समझते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स व्हिच रिक्वायर्स द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज, कोई भी दो बॉडी के बीच में अगर फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, द फोर्स व्हिच रिक्वायर्स द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू डिफरेंट बॉडीज व्हिच अफेक्ट द बॉडीज इज कॉल्ड एज नॉन एज अ कांटेक्ट फोर्स, राइट। तो दो ऑब्जेक्ट्स जो है उनके बीच में अगर फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है बाय रिक्वायरिंग ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और वो इस तरह के फोर्स को जनरेटेड करता है तो उसको आप क्या कहोगे, कांटेक्ट फोर्स कहोगे। द फोर्स व्हिच रिक्वायर्स the physical contact between the two different bodies in order to affect is known as a contact force, उसको आप क्या कहेंगे, contact force कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑन हिटिंग अ फुटबॉल विच इज अवेलेबल ऑन टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे अगर फुटबॉल अवेलेबल है
और अगर आप उसको मोशन के फॉर्म में लाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई किक, और किक अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉल और पैर का दोनों का फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो ये जो दोनों फिजिकल कांटेक्ट होंगे और उसके वजह से जो फोर्स जनरेटेड होता है उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप अपने व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो एंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स यू कैन इजीली स्टॉप योर व्हीकल। तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, फिजिकल कॉन्टेक्ट आपके लेग्स और ब्रेक्स के बीच में होने चाहिए। सो द फोर्स विच रिक्वायर्स द फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉडीज एंड विच इफेक्ट्स दैट क्रिएटिंग दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेक्ट फोर्स, उसका आप कॉन्टेक्ट फोर्स कहोगे। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। सेकेंड फोर्स इज कॉल्ड एज अ फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या होता है, जनरली यू हैव बीन object that can be generally experienced for our work, there is no any physical contact with another, but it is generally creating a specific force that is called as a field force, right? So if an object that can be experiences force even without they coming into the physical contact, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आए बगैर भी अगर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, दे हैव टू बी फील्ड और एक्सपीरियंस स्पेसिफिक फोर्स without their coming into the contact of physical form, तो this type of force is generally called as a field force। उसको आप क्या कहोगे, field force कहोगे। इसमें किसी भी तरह का physical contact की जरूरत नहीं होती है। For example, if you take a magnet near of iron pins, आयन पिंस के आसपास अगर आप मैग्नेट को लेके जाते हैं तो आयन पिंस दैट कैन बी एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फील्ड एरियाज, तो वो क्या फील करेंगे, मैग्नेटिक एरियाज, इफ इवन दे कैन नॉट बी फिजिकली कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। तो ऐसे फील्ड को हम फील्ड फोर्स कहेंगे। अगर आप मैग्नेटिक फॉर्मेशन जो मैग्नेट है उसका रोटेट करेंगे तो यू कैन इजीली सी कि जो पिंस की जो डायरेक्शन होती है इट कैन बी ऑल्सो सीन और मे बी चेंज। तो दिस आर जनरली अ पार्ट ऑफ द फील्ड फोर्स। या दूसरा उसका एग्जाम्पल ले, like when a ball is tossed in the air, when a ball is tossed into the air, right? So it comes into downside because there is a gravitational force. So that gravitational force of earth which pulls that ball into the downward sides, it generally create a gravitational force which generally doesn't require any physical contact. So these are called as a field force। इसका आप क्या कहोगे, field force कहोगे। So these are the two type of the forces which is called contact force which requires the physical contact formations, while the field force which doesn't require any kind of physical contact, right? चलिए, the next topic that about the balanced and unbalanced force that we discussing about today, that is called balanced force and unbalanced force। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब दोनों तरीके का फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बैलेंस मतलब क्या, बैलेंस इज जनरली इंप्लीमेंटेशन बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी की साइन और इक्वालिटी साइंस के अकॉर्डिंग टू आप दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं देन इट शुड बी अ बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है दैट शुड बी अ बैलेंस, और उसको कंपैरिजन करने के लिए हम इक्वालिटी जो इक्वल टू की साइन है उसका हम अप्लाई करते हैं। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। तो द फोर्स under whose the combinations of the effect there is no any changes that can be seen into the stationary state or maybe a state of motion of the object is called as a balance force। So if a specific part of the force is under whose the substance cannot be changed its state of motion, either it is a form of stationary form or either in a form of motion form, it cannot be changed its state of motion, it cannot be changed its effect of position, so that kind of force is called as a balance force। Okay, the force is under whose the particular combined effect of object there is no any change that can be seen into the object, so that type of force is called as a balance force। So balance force is what, there is a formation of multiple forces acts on a body, different kind of force which is act on a body, but if the balance force that should be implemented each other on an object, there cannot be seen that the object cannot be changed its position, it cannot be changed its state of motion, active will stationary of the body remain into the constant velocity। वो अपनी constant velocity को क्या करेगा, कंटेन करके रखेगा। तो जनरली रिजल्ट जो होता है जो बैलेंस फोर्स का, रिजल्ट ऑफ बैलेंस फोर्स इज ऑलवेज बी जीरो, देयर इज नो एनी इफेक्ट, there is no any kind of changes, there is no any kind of the effect which can be seen onto the object when the force is applied, so that kind of effect of the balance force is zero। तो balance force यहाँ पे क्या होगा, result जो होगा इस balance force का it always be having a zero। So however we generally seen that sometimes specifically under the effect of balance force the shape of the body may be changed, कुछ समय shape उसका change हो सकता है, but it cannot be result may be creating, तो result हमेशा इसका जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल
अभी आपके घर के अंदर एक टेबल है, मान लीजिए डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के 4 एजेस है, राइट। 4 एजेस को क्या करो, दोनों एक तरफ लेफ्ट साइड का एजेस, एक तरफ राइट साइड का एजेस, दोनों को एक टाई अप करो, एक रोप के साथ टाई अप करो और दोनों तरफ से खींचो। इधर से जितना फोर्स लग रहा है उधर इतना फोर्स, ना इधर ज्यादा होना चाहिए ना इधर कम होना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगना चाहिए, राइट। तो अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्स अगर आप लगाओगे तो जो टेबल होगा आपका डाइनिंग टेबल, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा, यानी रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। जैसे अभी आप स्कूल के अंदर आप देखते होंगे कि वो रस्सी खींचने की कॉम्पिटिशन्स होती है, तो अगर दोनों तरफ अगर आपका इक्वल फोर्स अप्लाई रहेगा तो जो उसका जो टाइडल फॉर्मेशन होगा वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, यानी रिजल्ट क्या होगा, एट द एंड ऑफ जीरो। सो द बैलेंस फोर्स यानी कि जो बोथ हैंड डायरेक्शंस के अंदर जो इफेक्ट लग रहा है उसके वजह से अगर उसमें अंदर किसी भी तरह का अगर चेंजेस नहीं होता ऑब्जेक्ट का, उसका रिजल्ट अगर जीरो होता है तो वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है। There cannot be seen any kind of changes of the object when the forces that should be applied onto the particular object. तो always be balanced forces, result will be zero. अभी इसका एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि वुडन ब्लॉक ऑफ टेबल है, उसको आपने 2 एंड स्ट्रिंग से पुल अप कर दिया, दोनों तरफ से आप स्ट्रिंग्स को अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस के साथ खींचेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है अपने नॉर्मल स्टेशनरी फॉर्म में रहेगा, टेबल के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, विदाउट इट कैन बी अप्लाई द फोर्स। तो ऐसे जो एग्जांपल है वो आपके किसके होते हैं, बैलेंस फोर्स के। दूसरा जो है वो अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स यानी कि स्पेसिफिकली द फोर्स अंडर हुज द पर्टिकुलर कंबाइंड इफेक्ट स्टेशनरी बॉडी दैट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ मोशन or the velocity of the object of the body that can be change उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, so that is generally called as an unbalanced force, the force in which the combined effect of a body that can be changed, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, स्टेशनरी से मोशन फॉर्म में आ सकता है, ऐसे इफेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में अगर हो सकते हैं तो उसको अनबैलेंस इफेक्ट हम कहते हैं। और जो रिजल्ट होता है अनबैलेंस फोर्स का इज नॉट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, इट ऑलवेज प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ द अनबैलेंस फोर्स। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में जो अभी हमने टेबल का एग्जांपल दिया, अगर उसी एग्जांपल के अंदर आप दोनों तरफ से खींचे, एक तरफ से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा, एक तरफ से थोड़ा कम फोर्स लगा, दोनों तरफ इक्वल फोर्स ना हो तो जिधर ज्यादा फोर्स होगा ऑब्जेक्ट उधर की तरफ मूव करेगा, यानी स्टेशनरी से वो किस फॉर्म में आ जाएगा, मोशन के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। सो दिस आर द जनरल इफेक्ट व्हिच कैन बी सीन द फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड। तो ये हो गया बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। चलिए, तो एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल ने एक स्पेसिफिक थॉट्स दिया था मोशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं एरिस्टोटल्स थॉट ऑफ मोशन। मोशन के अंदर जो एरिस्टोटल्स थे उन्होंने एक सिंपल फॉर्मेशन में मोशन के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन दिया था। वो क्या था, व्हाट वेर द एरिस्टोटल थॉट अबाउट द मोशन। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहता है कि एरिस्टोटल का मोशन का थॉट क्या है। एरिस्टोटल का अभी आप देखें तो 340 बीसी से 322 बीसी के आसपास जो उनका फॉर्मेशन रहता है, He was a Greek philosopher. ग्रीक के अंदर बहुत बड़े फिलोसोफर थे एंड थिंकर, बहुत बड़े थिंकर भी थे, who gave the proper important contribution in the field of physics. Aristotle was the Greek philosopher who gave the properly implementation of different terms into the study of physics. Physics के अंदर बहुत तरह के ऐसे terms उन्होंने implementation किए हैं। So he believed that, उन्होंने ऐसा बिलीव किया था कि जो motions है, specifically formation of motion, तो motion of body is to be maintained। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बॉडी है, जिसे हम लेते हैं कि मोशन ऑफ बॉडी, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इट शुड बी कीप मेंटेन बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। अगर हमें हमारे बॉडी को मोशन के फॉर्म में अगर कंटिन्यू रखना है तो वी शुड कीप अप्लाइंग द फोर्स, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली वी हैव टू बी अप्लाइड इफ यू वांट टू कीप द बॉडी इन अ फॉर्म ऑफ मोशन। ये एरिस्टोटल का थॉट था। Also, he considers some experiment in day-to-day life and the fundamental law of nature. बहुत तरह के ऐसे उन्होंने एक्टिविटीज की थी, लॉ ऑफ नेचर्स में बहुत तरह के उसे इम्प्लीमेंटेशन दिए थे, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया था कि ये जो फॉर्मेशन होता है कि जो मोशन को अगर कंटिन्यूअस रखना है, जैसे अभी मैं चल रहा हूँ तो मुझे कंटिन्यूअसली चलते रहना है तो मुझे कंटिन्यूअस फोर्स लगाना ही पड़ेगा, साइकिल को अगर कंटिन्यूअस रन करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ही जस्ट गिव द प्रॉपर डेफिनेशंस अबाउट द मोशन कि इफ यू वांट टू मेंटेन द स्पीड ऑफ मोशन और मे बी द मेकिंग द बॉडी ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली, you have to apply the external force.
ये सबसे पहले एरिस्टोटल ने इम्प्लीमेंटेशन किया था। बट इन द टुडेज एरियाज ऑफ द फिजिक्स, इफ यू कंसीडर इनटू द टुडेज मॉडर्न एरियाज, दिस थॉट वाज बी रॉन्ग। ये थॉट अभी रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अगर हमें कंटिन्यूअसली किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन के फॉर्म में रखना है तो वी डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। इस चीज को किसने प्रूव किया था? गैलीलियो ने प्रूव किया था, द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में 3 पोर्शंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, जिससे उन्होंने बताया था कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन के फॉर्म में रखना है तो वी डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स, हमें जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या है और कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया था स्टडी ऑफ मोशन को। व्हाट इज द गैलीलियो ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज इट्स स्टडी ऑफ मोशन। उसका स्टडी ऑफ मोशन क्या है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो हमें समझना है। सो गैलीलियो इज जनरली मेक रॉन्ग टू द एरिस्टोटल थॉट। एरिस्टोटल के थॉट को उन्होंने रॉन्ग साबित किया था। सो फॉर दैट गैलीलियो दैट यूज्ड 2 स्लोप्स, 2 अलग अलग स्लोप यूज किए थे और उन्होंने उनको परफॉर्म किया था दैट बॉल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। तो 2 अलग अलग स्लोप का उन्होंने यूज किया था। 2 स्लोप के अंदर बॉल को जो रोलिंग करते हैं उस रोलिंग बॉल का उन्होंने एक्सपेरिमेंट समझाया था। पहला एक अप टू डाउनवर्ड साइड का स्लोप है और एक आपका पैरेलल स्लोप है। सो जनरली कंसीडर बॉल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी v2, ऐसा कंसीडर करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बॉल का इनिशियल यानी स्टार्टिंग उसकी स्पीड v1 है और एंडिंग स्पीड आपको कंसीडर करनी v2। मान लें 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कंसीडर कर रहा है, तो v1 और v2 इनिशियल एंड फाइनल। So according to the Galileo's experiment, he considered the 2 different slopes and taking the initial velocity v1 and the final velocity v2। तो यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम और तीसरा डायग्राम। पहले डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो बॉल इज रोल डाउन ऑन द स्लोप। बॉल क्या है? वो स्लोप के अंदर रोल डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, लाइक एरो देखो नीचे की तरफ है। इन द फर्स्ट स्लोप बॉल इज रोल डाउन ऑन टू द स्लोप, स्लोप पे कम हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी v1 होगी और फाइनल वेलोसिटी v2 होगी, उसके अंदर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बॉल की जो वेलोसिटी होगी इंक्रीज होगी। जनरली आप स्लोप पे से 10 किलोमीटर की स्पीड में आप रिलीज कर रहे हो, नीचे आते हैं तो 50 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। सो व्हेन द बॉल दैट इज रोल्ड डाउन ऑन टू द स्लोप, इट स्पीड ऑलवेज भी इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज हो रही है, हमने तो किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाया। एरिस्टोटल के थॉट में क्या था? एरिस्टोटल के थॉट ऑफ मोशन के अंदर था कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे कंटिन्यूअस मोशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। बट इस एग्जांपल के अंदर हमने किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी बॉल की जो स्पीड है वह क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। द वेलोसिटी ऑफ बॉल इंक्रीजेस। सो बॉल दैट परफॉर्म द एक्सीलरेटेड मोशन यानी v2 इज ग्रेटर देन v1। जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी? बड़ी होगी, ऑलवेज बी ग्रेटर देन टू द इनिशियल वेलोसिटी। इसको आप कहेंगे एक्सीलरेटेड मोशन, राइट? ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है। चलिए दूसरा स्लोप जो आपको दिख रहा है, दूसरे स्लोप के अंदर बॉल इज रोल्ड अप डाउन ऑन टू द स्लोप, स्लोप पे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यू कैन सी द एरो दैट इज v1 टू v2। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि जो वेलोसिटी होगी बॉल की, नीचे अगर आप 10 किलोमीटर की स्पीड से आप रोल कर रहे हो तो ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉल दैट शुड बी डिक्रीजेस। ऐसे समय में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, उससे वो ज्यादा होगी, यानी v2 इज लेस देन v1। ऐसे मोशन को आप रिट्रेटेड मोशन कहेंगे, जो नेगेटिव जनरेटेड होता है। तीसरा जो मैंने सरफेस यूज किया वो है फ्रिक्शनलेस सरफेस। Ball is rolled onto a frictionless horizontal surface like smooth surface. There is no any part of the pores and there is a specific odd even surfaces that can be seen. It is a frictionless smooth horizontal surface. अगर आप उस पे बॉल को रोल डाउन करोगे तो the ball can keep moving its speed always be constant without any kind of change. तो इसकी वेलोसिटी जो होगी बॉल की वो कांस्टेंट होगी, यानी v1 इक्वल टू v2, देयर इज नो एनी चेंज। जिस स्पीड में आप बॉल को रिलीज करोगे वही स्पीड में बॉल आपका इंप्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर टाइल्स है, वहां पे एक बॉल रोल आउट करोगे आप तो कुछ डिस्टेंस को कवर करके बॉल ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, जो आपके जो टाइल्स के जो पोर्स होते हैं वो फ्रिक्शन फोर्स है, वो उसकी स्पीड को रिड्यूस करता है, रिट्रेट करता है। लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर है और उस पर अगर आप बॉल को रोल आउट करते हैं तो जो स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी वही स्पीड वो कंटिन्यू करेगा। इट मींस द फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेम, v1 इज इक्वल टू v2।
तो इससे क्या कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन गैलीलियो ने दिया? तो गैलीलियो से कंक्लूजन ये मिलता है कि फॉर दिस एक्सपेरिमेंट्स गैलीलियो दैट कंक्लूड दैट कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द मोशन ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी, जो थर्ड केस में दिख रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी अगर हमें मूव करनी है तो एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट में वो चीज को आपको समझाया कि अगर हमें कांस्टेंट फोर्स को मेंटेन करना है तो इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अनबैलेंस फोर्स। तो एरिस्टोटल के थॉट में यही था कि अगर हमें किसी भी तरह के मोशन के फॉर्म में अगर ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू रखना है तो वी कंटिन्यूअसली अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। इस चीज को किसने रॉन्ग किया? गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में रॉन्ग किया था, राइट। सो आई होप कि आज का जो सेशन है अबाउट द फोर्स, उस कौन सी इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे होती है, कांटेक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या है, एरिस्टोटल का थॉट क्या है और गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या है, दैट वी डिस्कसिंग। कल जब हम मिलेंगे तो आगे पार्ट 2 इसमें डिस्कशन करेंगे गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बाय द यूजिंग ऑफ द डिफरेंट एंगल्स और न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिस्कशन करेंगे, राइट। सो आई होप द टुडे सेशन दैट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय यू। सो कीप रिवाइजिंग दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स एंड अपडेटिंग योर नॉलेज बाय यूजिंग डिफरेंट डिजिटल मीडियम्स ऑफ लर्निंग। Once again students, stay safe, stay home, take care. We'll meet you tomorrow with another topic of law of motions from the Newtons. Okay, take care and bye.